हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की यूनिट सेकंड, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट का लेसन सेकंड। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड, और ये इस यूनिट सेकंड का पार्ट 2 है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। इसमें भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन और पुनर्गठन की मांग के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरियस डाइवर्सिटीज़ विच इज़ ऑल्सो अ मल्टीलैंग्वेज कंट्री। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिसीव्ड इन 2011 census, about 600 languages were counted, in which more than 300 languages are in common use. Language is not only linked to identity but also for the name of different religion. Language is based. For this reason, even before independence, the demand for the determination of region, it means to say that state on the basis of language had started, and along with the freedom movement, the demand for the formation of the state on the basis of language was supported by the prominent leader of India. Later, the same leader were sitting on important position in the country's governance. Therefore, it was only natural to raise demand related to the formation of new states within the state based on language. After the attainment of independence, the demand for formation of new state based on language started arising in different parts of the country, but the partition created many serious social, economic, political and administrative problems before the country. Therefore, the government gave more importance to the national integration, and despite being committed to linguistic state, इंडिया जो कंट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा विविधता है, यानी कि वेरियस डाइवर्सिटी की कंट्री है, जहाँ पर मल्टीलैंग्वेज जो कि मल्टीलैंग्वेज है, यानी कि इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हमें प्राप्त हुए उसके अनुसार 600 से ज़्यादा भाषाएं जो है वो गिनी गई हैं, जिसमें से 300 से अधिक भाषाएं आम बोलचाल में शामिल हैं। भाषा जो है वो न केवल पहचान से जुड़ी होती है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के नाम का आधार भी भाषा ही होती है। इसी कारण से स्वतंत्रता से पहले से ही भाषाओं के आधार पर क्षेत्रों अर्थात राज्यों के निर्धारण की मांग शुरू हो गई थी। वहीं पर स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग का समर्थन करने वाले जो प्रमुख नेता, भारत के कुछ प्रमुख नेता थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। बाद में वही नेता देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए, और भाषा के आधार पर राज्यों के भीतर नए राज्यों के गठन से संबंधित मांग उठना स्वाभाविक हो गया था उस समय। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किए जाने की मांग उठने लगी, लेकिन उसी टाइम पर देश का विभाजन हुआ था, जिससे हमारे देश के सामने कुछ गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुई, जिसके कारण सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण को ज़्यादा महत्व देते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग को राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण बताया, यानी कि जो भाषा के जो राज्य थे उनके प्रति प्रतिबद्ध थे। Before 1947, even during the British period, the demand for the new state based on language started for different places of the country in the context in which this subject was discussed in the annual session of the Congress held in Kolkata 1917. 1947 से पहले ही ब्रिटिश पीरियड में जो स्टेट की डिमांड थी, स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड थी लैंग्वेज के आधार पर, वो काफ़ी प्लेसेस में कंट्री में स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का कोलकाता में 1970s में 17 में, उसमें भी ये बात की गई थी। ऑल्थो महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक वर इन फेवर ऑफ फॉर्मिंग स्मॉल स्टेट, बट देन द कांग्रेस प्रेसिडेंट एन बेसेंट अपोज्ड इट। जो प्रोमिनेंट लीडर थे जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये सब फेवर में थे कुछ स्मॉल स्टेट क्रिएशन के जो कि लैंग्वेज पर बेस्ड हो, लेकिन बाद में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट, उन्होंने इसको अपोज कर दिया। मोंटेग्नो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म 1918 ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन लैंग्वेज। और वहीं पर जो मोंटेग्नो क्लेम्स पे रिफॉर्म थे
1918 में, उसने भी सजेस्ट किया कि जो इंडिया की स्टेट का फॉर्मेशन होगा वो लैंग्वेज पर बेस्ड होगा. In 1920, the issue was reconsidered at the Nagpur session of Congress, and the All Indian Congress Committee officially adopted the demand for the creation of state based on language. Then the Congress leadership retired this proposal before the Simon Commission in 1927, and suggestion formation of Utkal, Andhra, Sindh and Karnataka state on this basis. जो कांग्रेस थी उसने नागपुर सेशन में इस इशू पर दोबारा से कंसीडर किया, और जो ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी जो थी उसने ऑफिशियली अडॉप्ट किया इस बात को कि वो जो डिमांड है क्रिएशन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट करेंगे. वहीं पर कांग्रेस की लीडरशिप में एक प्रपोज़ल पेश किया गया जिसमें कि जो डिमांड थी फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट की उसमें सजेस्ट किया गया उत्कल, आंध्र और सिंध जो स्टेट होंगी वो बेस्ड होंगी लैंग्वेज पर. द डिमांड फॉर द न्यू स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट द डिमांड फॉर न्यू स्टेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द नेशनल लीडरशिप ड्यू टू द चैलेंज proposed by the partition. In view of this sensitivity, the Congress formed a 3-member committee in December 1948 whose member were Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and party president Pattabhai Siramaiya. This committee raised the issue of reorganization of new states on. इसमें जो भारत की आज़ादी के बाद नए राज्यों की भाषा के आधार पर नए राज्यों की जो मांग की गई थी उसमें मतलब उसने ज़ोर पकड़ लिया था. लेकिन जो उस समय की संवेदनशीलता थी उसको देखते हुए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पार्टी अध्यक्ष पट्टाभाई सिरमैया. ये समिति जो थी वो राज्य के पुनर्गठन मुद्दे को उठाएगी. इसमें किस बेसिस पर डिवीज़न होगा एक स्टेट का, मतलब फॉर्मेशन होगा एक स्टेट का, उसके बारे में था. क्योंकि पार्टीशन के बाद जो इंडिया की इंटीग्रिटी थी, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चैलेंज था अगर वो स्टेट का फॉर्मेशन करे लैंग्वेज के आधार पर. इससे एकता जो थी भारत की उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से भय की भावना रहती ही. This committee raised the issue of reorganization of the new state on linguistic basis with the government as well as constituent assembly. जो 3 सदस्यों की कमेटी बनी थी वो इस इशू को कंसीडर करती है, उठाती है गवर्नमेंट के सामने और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में कि अगर लिंग्विस्टिक बेस पर हम स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करें तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो परमानेंट चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जस्टिस एस के द्वारा चेयरमैनशिप में एक धार कमीशन का फॉर्म क्रिएट किया. उस जो धार कमीशन थी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस पर एक रिपोर्ट तैयार करे और कुछ रिकमेंडेशन दे जो इस रीऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. The main responsibility of the commission was to examine and report the need for the formation of the proposed provinces of Andhra, Karnataka, Kerala, Maharashtra and determine their boundaries and to assess its administrative, economic and financial consequences in the Indian border attached to these provinces. In December 1948, the commission reported that it not only recommended against the reorganization in that situation but also reject the demand related to the reorganization of language based state. The commission suggested that state should be formed based on administrative conveyances. जो इस कमीशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो एग्ज़ामिन करे और रिपोर्ट तैयार करे ज़रूरत के मतलब केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो प्रांत थे उनकी जांच करे और उनकी जो सीमाएं उनका निर्धारण करे. साथ ही साथ इन प्रांतों से जुड़ी जो भारतीय सीमाएं हैं उनमें किस तरीके से प्रशासनिक और आर्थिक और वित्तीय परिणाम जो होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको वो एग्ज़ामिन करें.
दिसंबर 1948 में इस धार आयोग ने रिपोर्ट दी। उसने न केवल उस स्थिति में पुनर्गठन के खिलाफ सिफारिश की, बल्कि भाषा के आधार पर जो राज्य को पुनर्गठन की मांग थी उसको भी खारिज किया। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के आधार पर किया जाना चाहिए। The Dhar Commission said emphatically that everything that strengthens nationalism should go ahead, and whatever hinders it should not be accepted. History, geography, and economy, culture were prominent among the other elements which were also given importance. The Commission also believed that along with all these elements, if there is linguistic harmony in the new state, it would be an added advantage. The Commission laid down certain criteria on which a linguistic area could be judged before becoming a province. It is as follows: financial self-reliance, geographical proximity, potential for future development, and administrative convenience within the boundaries. The constant on its formation among the people speaking the same language means that the majority should not be imposed on the minorities. जो धार कमीशन थी उसने ये सुझाव इस बात पर जोर दिया कि जो राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने वाली हर चीज़ को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और जो भी नेशनलिज्म की भावना में बाधा डालती है उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी एंड कल्चर जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिनको महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ कमीशन का ये भी मानना था कि इन सभी जो ये एलिमेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारे जो एलिमेंट हैं, इनके साथ साथ नए राज्यों में जो भाषाई सामंजस्य है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और आयोग ने कुछ मानदंड निर्धारण किए, जैसे कि जिनके आधार पर किसी क्षेत्र को प्रांत बनाने से पहले आंका जा सके। इसमें यह कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता कितनी हो उस राज्य के पास, वहीं पर भौगोलिक निकटता क्या है उसकी, और फ्यूचर में उसकी कितनी डेवलप करने की संभावना है, और साथ ही साथ उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कितनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जानी चाहिए किसी भी स्टेट को फॉर्म करने से पहले। और एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के बीच इसके गठन पर सहमति देने का मतलब ये है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वो मतलब एक तरीके से अल्पसंख्यकों पर अपनी लैंग्वेज, अपनी जो भी डोमिनेंस है उसको ना इम्पोज करें। The Indian National Congress in December 1948 in its session held in Jaipur to take care of the demand of the provinces related to the language and context of the report of Dhar Commission and the problem arising after independence. A committee was formed to review called JVP. It means to say that Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhai Siramaiya Committee. This was the first committee or body of the Congress in which it warned against linguistic provinces. It said that भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने दिसंबर 1948 में जो इसका सेशन हेल्ड हुआ था जयपुर में, उसमें इस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि जो भी भाषा संबंधी मांग है और जो भी धार कमीशन की रिपोर्ट है उसके संदर्भ में स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक समिति गठन की गई थी जिसे JVP कहा जाता था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सिरमैया की जो कमेटी थी, उसने पहले ही कांग्रेस को इस बारे में चेतावनी दी थी कि भाषाई प्रांत के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। इस स्लाइड में डबल प्रिंट हो गया है, जो टॉपिक है मेन अब यहाँ से शुरू है। व्हेन द कांग्रेस एग्री टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस इट वाज अनअवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रिंसिपल। इसमें यह कि जब कांग्रेस इस बात पर मान गई कि कुछ जनरल प्रिंसिपल जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के वो लागू किए जाएंगे, तब वो इस बात से अनअवेयर थे कि इसके इम्प्लीकेशन के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे और क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी उस प्रिंसिपल की।
The first consideration should be of India's unity, economic and security concern, and every separatist and disputive follower should be discouraged to the fullest. इसमें जो फर्स्ट कंसिडरेशन है वो ये होनी चाहिए कि इंडिया की यूनिटी, इंडिया की एकता बनी रहे, साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न पर भी ध्यान दिया जाए। जो भी अलगाववाद और डिस्प्यूटिव फॉलोअर होगा वो इस बात को पूरी तरह से कंडेम करेगा, वो मतलब इसका विरोध करेगा। इस कमेटी का मानना ये था। लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अ फोर्स टू यूनाइट बट ऑल्सो अ फोर्स टू सेपरेट। जो लैंग्वेज है वो केवल एक समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ एक दूसरे को अलग करने की भी शक्ति रखती है। The tradition policy of the Congress regarding the formation of linguistic provinces can be implemented without deep thought and without creating such serious administrative displacement or mutual conflict, which can also endanger the political and social stability of the country. जो कांग्रेस की ट्रेडिशन पॉलिसी थी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें पहले काफ़ी गहन विचार करना होगा, बिना किसी मेथड के, बिना किसी सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उनकी नीति है उसके बिना अगर वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे जो कंट्री की पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी है उसमें काफ़ी खतरा आएगा। The committee believed that if the public sentiment is effective and persistent, then the practically of fulfilling the public demand should be examined along with their implication and consequences. In fact, he also imposed two limit on the possible acceptance of such demands. जो कमेटी थी उनका मानना ये था कि अगर जनता की भावना प्रभावी और इफ़ेक्टिव है तो फिर जनता की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए पहले उन्हें एग्ज़ामिन करना होगा, जिससे कि जो भी उनके रिज़ल्ट होंगे उसके साथ उन्हें समझाया जाए। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है तो उसके बारे में पहले जनता को बताया जाए। और इसके कुछ लिमिट है जिसमें कि 2 प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट इनिशियली 1 टू स्पेसिफिक एरिया ऑन विच देयर इज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो मतलब कुछ विशिष्ट क्षेत्र जो है ये सिर्फ उन पर ही लागू की जानी चाहिए। लिंग्विस्टिक जो लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट है वो वहीं पर क्रिएट की जानी चाहिए जहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो उस स्पेसिफिक एरिया के लोगों के साथ। और द डिमांड विच हैव सम स्ट्रेंथन्स, इट मीन टू से दैट आर इफेक्टिव, ऑल सच प्रपोजल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एट वंस। जैसे कि कुछ जो मांग है, कुछ ताकत है यानी कि प्रभावी है उस क्षेत्र में, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इस यूनिट 2 का पार्ट 2 था और पार्ट 3 भी चैनल पर जल्दी से अपलोडेड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, नोट्स यूज़फुल लगते हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।